क्योंकि अनुष्का भी नहीं सुन पाई है। अगर हम बात करें सबसे पहले एक्ट क्या होता है, फिर से सुन लो तुम लोग। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल एक ड्राफ्ट लॉ होता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। ये बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपोजिशन की वोटिंग होती है। जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अपोजिशन में जो भी कांग्रेस एंड समाजवादी ये सब लोग हैं, इनकी वोटिंग होगी, और अगर इनकी कंसेंट मिल गई, मेजोरिटी में वोटिंग मिल गई, तो ये बिल आपका पास हो जाता है। समझ में आया? ये बिल पास होने के बाद अभी भी एक्ट नहीं बना है। एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट के इस पे साइन हो जाते हैं। प्रेसिडेंट साइन कर दिए तो ये क्या बन गया है? एक्ट। ठीक है, मतलब ये एक लॉ बन गया जिसको सभी लोग फॉलो करेंगे। आगे हम बात करें 1872 से क्या समझते हो? 1872 मतलब जो ये टाइम था, ये अपना आज़ादी से पहले का, इंडिपेंडेंस से पहले का समय था। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो ब्रिटिश राज था अपने यहाँ। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये ब्रिटिश लॉ से लिया गया है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है, और ब्रिटिशर्स ने इसको पास किया था। ठीक है, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडिया में उनको गवर्न करता है। ठीक है, अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया में जितने भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेल परचेज ये सारी चीजें होती हैं, उनको सबको ये गवर्न करता है। उसके बाद अगर बात करें, पास किसने किया था? ब्रिटिश इंडिया ने किया था, और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो इंग्लिश कॉमन लॉ से लिए गए। मतलब जो अपने यूएसए वगैरह वाले जो लॉ हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर आप इंडिया का पढ़ेंगे और यूएसए का पढ़ेंगे आपको सेम मिलेगा, खाली 10 से 15% का डिफरेंस है। द एक्ट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दोनों पे अप्लीकेबल है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया। किसके बाद? आर्टिकल 370 के बाद। एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1872 को इंडिया में जितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब पे लगता है। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करें अगर, सबसे पहले प्रपोजल, या फिर इसको हम लोग ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसको हमें समझना है। तो ऑफर क्या होता है अगर देखें, अगर हमने बताया था अभी, एक पर्सन है और एक ये पर्सन है, ये ए है और ये बी है। मान लो ए बी को जो है बोलते हैं कि क्या मेरा घर खरीदोगे, तो ये क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है सिग्निफाई करे अपनी विल, अपनी इच्छा, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। अब हमने कहा कि आप घर खरीदेंगे तो आप यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप कहेंगे मैं खरीदूंगा या तो मैं नहीं खरीदूंगा, दोनों ऑप्शन है, तो इसको हम ऑफर बोलेंगे। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे को सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा को, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए या तो कुछ नहीं करने के लिए। समझ रहे हो? हमने कहा घर खरीदोगे, या फिर कहा कि तुम उसका घर मत खरीदो, हम तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ ना करने के लिए भी तो ऑफर दे सकते हैं, क्यों? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, कह रहे हैं इस व्यू से दिया कि हमको अगले पर्सन की क्या मिल जाए? एसेंट मिल जाए, मतलब स्वीकृति मिल जाए, वो एक्सेप्ट कर ले। टू एक्ट और अब्सटेंस, मतलब कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए उसकी सहमति मिल जाए, उसको क्या कहा जाएगा? ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। समझ में आया? ये कहा जाएगा कि वो एक प्रपोजल दे रहा है। किसको नहीं समझ में आया ये ऑफर की डिफिनेशन? बोलो अश्विन, एनी प्रॉब्लम? नो? राशि, हेलो, बोलो। हम्म 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 हम्म। चलो अभी हम क्लास ले रहे हैं, 11:30 बजे का पता करते हैं।
ठीक, मंथली पूछनी है ना। ठीक ठीक ठीक। ठीक 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 ठीक। हाँ, अगर हम बात करें ऑफर समझ में आया है, प्रपोजल समझ में आया सबके। अब एक्सेप्टेंस की बात करें, यही जो ऑफर ए ने बी को दिया कि तुम हमारा घर खरीदोगे, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसको हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते हैं। समझ रहे हो? अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया, मतलब पी बी, जिसको हमने प्रपोजल या ऑफर दिया है, मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, मतलब उसी बात पे अपनी एसेंट दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या कहा जाएगा कि एक्सेप्टेड हो गया है। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, अगर जो है प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो गया है तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। पर्सन जो कि प्रॉमिस देता है, प्रपोजल करता है, उसको प्रॉमिसर बोला जाता है। मतलब जो ऑफर करता है उसको प्रॉमिसर, मतलब जो भी ऑफर करेगा उसके लास्ट में आर आएगा, और जिसको किया जाएगा उसके लास्ट में ई आएगा, जैसे प्रॉमिसी। और इसका एक और वर्ड होता है ऑफरर और ऑफरी। समझ रहे हो? दोनों के लास्ट में आर आएगा जो ऑफर देगा, और दोनों के लास्ट में ई आएगा जो कि जिसको ऑफर दिया जाएगा। समझ में आया दोनों टर्म? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब आगे बात, ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर दोनों मिल जाते हैं, मतलब हमने आपको ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है कि हमको अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है और आपको अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। जैसे कि हम आपको घर बेचेंगे तो आप हमको क्या देंगे? पैसे। हम आपको क्या देंगे? घर। ऑफर में ऑब्लिगेशन दोनों की तरफ से आ रही है, दोनों को अपना अपना काम करना है। अगर एक भी पार्टी अपना काम नहीं करेगी तो वो एग्रीमेंट नहीं रह जाएगा। समझ में आया? तो ऑफर एग्रीमेंट में दो चीजें होती हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इतनी बात समझ में आई? अब इसको अगर हम लॉ की लैंग्वेज में देखें, डिफिनेशन इसकी, तो क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कह रहे हैं कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस, बहुत सारे प्रॉमिस हैं, अगर एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन दे रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? कि वो एग्रीमेंट है। अब यहां पे बात आई कि कंसीडरेशन सर क्या होता है? और कोई? खाली मनी होती है? मिट्टी? अश्विन हाथ नीचे कर दो। पुराने बच्चों से हम कम पूछते हैं, मतलब पूछते हैं जब नए वाले नहीं बता पाते। अनुष्का कह रही सर ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट फेयर। क्यों अनुष्का? हाँ, तो अगर हम बात करें कंसीडरेशन की, तो आपका जो कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन, अब ये कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। मतलब अगर हम आपको घर बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? घर। और आप हमको पैसे दे रहे हैं तो हमारे लिए कंसीडरेशन क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन नहीं हो सकता है। बिना कंसीडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब? मान लो हम पढ़ाते हैं, सबको पता है, कोई आया हमारे पास, कहने लगा ये 10 लाख रुपए लीजिए, आप 1 महीने के लिए लखनऊ में लॉ नहीं पढ़ाएंगे, तो वो हमको कंसीडरेशन दे रहा है। किस लिए? लॉ ना पढ़ाने के लिए, कुछ ना करने के लिए कंसीडरेशन दे रहा है। उसकी तरफ से कंसीडरेशन क्या है? पैसा। वो पैसा दे रहा, हम उसको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? लॉ नहीं पढ़ाने का प्रॉमिस।
समझ रहे हो? तो कुछ ना करने के लिए भी हम कंसीडरेशन दे सकते हैं, और उसके लिए कंसीडरेशन क्या होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो और क्या, तो कंसीडरेशन दोनों तरफ से है। अगर देखो, समझ में आया? कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए। एग्रीमेंट तक चीजें क्लियर हैं। अब आते हैं हम लोग वैलिड एग्रीमेंट। अब वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है कि मान लो एक एग्रीमेंट है, कहानी में यही चलते हैं। एक एग्रीमेंट है, मान लो हमने कहा कि घर खरीद लो, आपने कहा ठीक है सर खरीद लेंगे, तो जो है हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गई ना। अब अगर हम तुमको घर नहीं बेच रहे हैं या तुम पैसा नहीं बेच दे रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं? क्यों? बात हुई थी, तो ऐसा क्या किया जाए जो कि कुछ कर सके? कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? रिटन एग्रीमेंट। देखो, ये बोला जाता है कि जब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो रिटन होना चाहिए। रिटन का मतलब स्टाम्प पेपर पे सारी चीजें लिखी हों, दोनों पार्टीज के साइन हो, एक एक जो एविडेंसेस जो गवाह बोले जाते हैं उनके साइन हो, प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब यही हुआ जो नोटरी वोटरी उस पर नहीं होती है, वो सब वैलिड लगाई गई हो। जो स्टैम्प पेपर वगैरह 10 रुपए के 20 रुपए के जितने के भी वैलिड हो उतने की गई हो। समझ में आया? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ऐसे ही हम तुम बात कर लिए कि हम तुमको ऑफर दे रहे हैं, तुम एक्सेप्टेंस दे रहे हो, क्या कोर्ट उसको मानेगा? जब तक आप उसको इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं कराते, मतलब रिटन एंड रजिस्टर्ड नहीं कराते। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझ में आया? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब वाइड एग्रीमेंट पे आते हैं। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, उसको हम वाइड बोलते हैं। समझ रहे हो? जिसको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे हमने कहा चोरी करोगे हमारे साथ, हमने ऑफर दिया तुमको, चलो स्पेशल 26 बना दे क्लासरूम को, नहीं समझे? स्पेशल 26 मूवी देखी होगी, समझ लो। जिसने नहीं देखी हो कान बंद कर ले। स्पेशल 26 देख, हमने कहा चलो स्पेशल 26 बना देते हैं क्लास को। क्या हमने ऐसा कोई ऑफर दिया? तो क्या ये ऑफर वैलिड है? नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये इनलीगल टाइप का है। तो ऐसे जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, मतलब जिसको लॉ में हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो हमारे वाइड एग्रीमेंट होते हैं। क्लियर? समझ में आया? वाइडेबल क्या होते हैं एग्रीमेंट? अगला अच्छा, वाइडेबल पढ़ चुकी हो ना तुम? वाइडेबल का मतलब ये नहीं होता है बेटा। लिखा उसमें सही है, आप मतलब गलत समझ रहे हैं। लॉ अगर खुद से पढ़ लो, ठीक है, तो हमको फीस क्यों दी है तुम लोग? लॉ की लैंग्वेज इतनी सिंपल नहीं है कि मैनेजमेंट है, बैंकिंग है, जैसे वो पढ़े ले रहे हो ऐसे ये भी पढ़ लोगे। टेक्निकल वर्ड्स हैं, तुम पढ़ के मतलब कुछ और निकालोगे, मतलब कुछ और होगा। समझ रहे हो? तुम इसको गूगल पे डालोगे, गूगल कुछ अलग बताएगा, हम कुछ अलग बताएंगे, क्योंकि लीगल मीनिंग बुक के अकॉर्डिंग अलग है। समझ रहे हो? तो अगर बात करें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी एक पार्टी के कहने पे कैंसिल किया जा सकता है या तो कंटिन्यू किया जा सकता है, उसको हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब इसका एग्जांपल, जैसे मान लो एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट जो है मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका हाथ कट गया है। कट गया जानते हो ना कि हाथ कटने के बाद ऐसा होता है कि अगर 3-4 घंटे के अंदर उसको ज्वाइंट कर लोगे तो वो ज्वाइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है ना, सुना होगा सबने, हमने भी सुना। ठीक है, तो वो गया डॉक्टर के पास हाथ लेके दूसरे हाथ में अपने कि लो डॉक्टर साहब इसको ज्वाइंट कर दो। ठीक है, डॉक्टर निकाले स्टाम्प पेपर, कहे पहले इस पे साइन कर दो।
तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी आज से हमारी, नहीं तो हम तुम्हारा हाथ ज्वाइंट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो अगर देखा जाए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है किया जा रहा है उसमें एक पार्टी एग्रीव्ड है, जो पेशेंट है क्या उसकी कंसेंट फ्री है? नहीं है। ठीक है, उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि लेटर ऑन हाथों हाथ जुड़वाने के बाद वो बंदा अगर चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। समझ रहे हो? वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया या कैंसिल किया, दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल किया और जो भी कॉन्ट्रैक्ट से उसको बेनिफिट हुए हैं, बेनिफिट इन द सेंस हो सकता है 10 लाख रुपए निकाल के डॉक्टर ने दिए हो, ये लो 10 लाख रुपए साइन कर दो, वो 10 लाख रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे, जो भी बेनिफिट हुआ। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करता है तो जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सामने वाला करेगा, डॉक्टर करेगा। समझ में आया? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अब लॉ की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइडेबल कोई भी एग्रीमेंट होगा विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टीज। कह रहे हैं किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इन्फोर्स होगा। तुम लोग बोलते ही नहीं। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। कह रहे हैं एक पार्टी के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरे पार्टी के उस पर नहीं कर सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, आगे भी पढ़ोगे 10-15 पेजेस बाद तब इसका पूरा एग्जाम्पल सहित लिखा हो, क्योंकि अभी इसमें जैसे तुमने पढ़ा है एक एक डिफिनेशन, आगे चल के ये पूरे पूरे चैप्टर है। ऑफर अलग चैप्टर है, एक्सेप्टेंस अलग चैप्टर है, कंसीडरेशन अलग चैप्टर है, ऐसे करके। समझ रहे हो? तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो हम ओवरव्यू करा रहे हैं, अभी समझ लो बेसिक चल रहा है, और ये समझना बहुत जरूरी है। अनुष्का समझ में आया क्या गलती थी? है? कोई गलती नहीं थी, सही बता रही थी। आधा सच। इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? कह रहे हैं क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? सही है। कहा गया है नो एवरी एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आएगी तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट यहां से होके आए होंगे। समझ रहे हो? सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुए होंगे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकते। लेकिन सारे एग्रीमेंट में जब तक इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव अ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन या फिर जो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। अब एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन। क्या मतलब हुआ इसका? सोशल ऑब्लिगेशन जैसे कि हमने कहा कि चलो हमने किसी दोस्त को बुलाया कि चलो चाय पीने चलते हैं, नहीं आया तो क्या उसके ऊपर केस ठोक सकते हैं? या फिर हमने किसी फ्रेंड को, तुम लोगों ने अपने फ्रेंड को खाने में बुलाया, वैसे वो सब होता नहीं है ना, बुलाते हो तुम लोग एक दूसरे को खाने पे बुलाया, ठीक है, और वो नहीं पहुंचा, तुम बढ़िया उसके मनपसंद जो है मटर पनीर और सेवइयाँ, गुलाब जामुन, छेने, समझे, सब बना के रखे हो, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा हैंडमेड, समझे, खुद से बनाया तुमने। अब तुम्हारे गुस्सा आ रही है, कह रहे हो केस कर देंगे, हम क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये सोशल ऑब्लिगेशन वाले हैं। एग्रीमेंट गिवन राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल ऑब्लिगेशन को राइज देते हैं, दो दोस्तों चलो चाय पीने चले, नहीं चलोगे, उसने कहा चलो तुम हम आ रहे हैं, नहीं आया, क्या उठा के केस कर दोगे? अगर सोशल ऑब्लिगेशन राइज कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये कवर ही नहीं होते आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। एग्जांपल क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स टू गो
together to cinema or for a walk, for a dinner is an agreement of a social nature not covered under Indian Contract Act. कह रहे हैं सब सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर ही नहीं होते। और एक चीज है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे वाइफ ने कहा हमको नेकलेस लेके दे देना, हस्बैंड ने नहीं दिया, चली गई कोर्ट वाइफ जी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे होने लगे तो 99% जो है हस्बैंड्स हैं वो सब जेल में होंगे। समझे? लीगल ऑब्लिगेशन वो चीज अलग है। लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन को राइज दें, लीगल कंटेंट हो, उसको वो कवर्ड होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? यहां तक आ गया? पक्का? अब एक बार अपना पढ़ना चालू करो, कोई डाउट हो तो पूछते जाओ, क्योंकि ये बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। और ये इतना सीधा नहीं है जितना सीधा तुमको लग रहा है। वो सीधा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम तुमको सीधा करके बता रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है क्यों राशि? इसके एमसीक्यू भी बहुत कंफ्यूजिंग है। बातें नहीं पढ़ने के लिए समय दिया है ना हमने। सीरियस हो जाओ। कितने महीने बचे हैं एग्जाम के, पता है कुछ? तुम्हारा तो जून है। बेफिक्र, शांत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तुम पास हो, बस क्लास डेली आते रहना बस। है? कोई भी छुट्टी ना करो, सारे टेस्ट देते रहो, पास। समझे? तुम लोग जो है एक दिन हमको जो है मिष्टी, अभी 2-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जिस दिन हम मैनेजमेंट ख़त्म किए थे उसके अगले दिन जो है एलयू से आते हुए मिली। ऐसे चल रही है जैसे लग रहा है कोई जो है तुम ही थी, हमने देखा था एलयू के पास। नॉर्मल चला जाता है, समझ लो, लगना चाहिए प्रोफेशनल स्टूडेंट को। समझ रहे हैं? सर ये सब क्या बता रहे हैं आप? नॉट अप्लीकेबल ऑन मी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है उसका? पढ़ लो। क्यों? इतना समय नहीं है कि हम कॉल करें देखने के बाद। तुम कोचिंग ही आ रही थी। पढ़ना है यार सामने।
लिया। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट देखना, मीनिंग तो पता हुई हो गई है। एग्रीमेंट की क्या होती है, व्हेन अ प्रपोजल मतलब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड, मतलब जिसको ऑफर दिया गया है वो एक्सेप्ट कर लेता है और जिसमें कंसिडरेशन भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। दोनों डिफिनेशंस क्लियर है, मीनिंग। उसके बाद अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एग्रीमेंट में हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है। ये हमने अभी बताया ऊपर। इसको डिफाइन किया गया एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में और कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखा जाए डिफाइन किया गया 2H में। कितना इजी है ये, तुम्हारे मेनली जो है इसी फॉर्म में बनाया गया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख पाओ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। क्या एग्रीमेंट राइटिंग में नेसेसरी है? क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? बिल्कुल। आप कोर्ट में इसको ले जाके अगर सामने वाली पार्टी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर सकती है तो उसको कोर्ट के जरिए पूरा करवा सकते हैं। एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। इसका स्कोप देखोगे, एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं। एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ जिसमें होती है वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप जो है वो कम है, नैरो है, और एग्रीमेंट का देखा जाए तो वाइड है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पढ़ लो इसको भी एक बार, कितना ईजी हमने बनाया है। बेटा क्या हुआ, फोन में क्या कर रहे हो अनुष्का? कोई दिक्कत? क्या हो गया? सामने पढ़ना है। आगे बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनको हम लोग सेक्शन 10 की कंडीशंस भी बोलते हैं। कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। अभी क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है। पहली चीज तो एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं कि ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लिख सकते हैं दो पार्ट में। प्लस फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? दबाओ क्या, बैठ के उसके ऊपर कैसे दबाओ हैं? मतलब जब हाँ करना हो, हटाना क्या डिलीट करना हो, मतलब खत्म करना पड़ता है। क्या खत्म? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फ्री कंसेंट क्या होता है? वही, क्या वही? जब कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का मन करे तो फिर फ्री कंसेंट। ये 5 चीजें जिसमें नहीं है उस कंसेंट को फ्री बोला जाएगा। पहला कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक।
कोर्जन क्या होता है, यहाँ पे देखो बंदा बना हुआ है, किसी पे हम तमंचा लगा के अगर जो है कुछ काम करवा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा कि हम कोर्जन से जोर जबरदस्ती से उससे कुछ करवा रहे हैं। अब ये आगे पढ़ोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी को हम इन्फ्लुएंस करके काम करवा रहे हैं, जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट वाला हमने बताया था एग्जाम्पल, वो यहाँ पे सेट हो गया। मतलब डॉक्टर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है कि वो दूसरे को डोमिनेट करके काम करवा सकता है। तो एक पर्सन अगर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है जिससे वो दूसरे से काम करवा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आया? आगे अगर बात करें फ्रॉड, फ्रॉड में देखो ये क्या बना है, लक्ष्मी चीट फंड, याद है कुछ? 21 दिन में पैसा डबल, याद है कुछ? तो ये क्या है, ये फ्रॉड है। इनका पहले से ही इंटेंशन था, ऐसा प्रॉमिस जो स्टार्टिंग से ही इंटेंशन हो कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये चीज पता है कि हम इनको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस हम परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। अगला क्या, अभी ये सब डिटेल में पढ़ोगे, फ्री कंसेंट एक चैप्टर है, अभी तो हम ओवरव्यू करा रहे हैं, ये सब पढ़ाएंगे फिर से। ये क्या है, 25 दिन में करोड़पति, ये क्या है? अगला पॉइंट हमारा क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड अलग है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इंटेंसली सामने वाले को स्टार्टिंग से सोचें कि हम इसके साथ जो है जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। लेकिन अनइंटेंशनली अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब हमको खुद नहीं पता है पीछे से हमारे पास फ्रॉड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर देखा जाए तो लक्ष्मी चीट फंड, इसने जो अक्षय कुमार था अपना AK, ठीक है, अक्षय कुमार था, इसके साथ क्या किया, फ्रॉड किया था। 21 दिन में पैसा डबल, लेकिन पहले से ही पता था हम पैसा डबल करके नहीं देंगे, था ऐसा। लेकिन अगर अक्षय कुमार देखो, अक्षय कुमार राजपाल यादव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, याद है? क्यों, याद है कि नहीं? राजपाल यादव के साथ करता है, वो कहता है हम 25 दिन में पैसा डबल करेंगे। तो अक्षय कुमार को ये पता था कि पीछे से हमको 21 दिन में मिल जाएंगे, हम 25 दिन में पैसा दे देंगे, पता था ये चीज, पता था ना? तो 21 दिन में मिल जाता, 25 दिन में पैसा दे देते। तो अगर अक्षय कुमार देखो, अक्षय कुमार का कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हम अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेंगे, पीछे से ही उसकी जो है चीजें आ रही थी वो फ्रॉड वाली थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो इस केस में बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, कि उसने इंटेंसली ये काम नहीं किया, अनइंटेंसली किया, मतलब उसको खुद नहीं पता था उसके साथ फ्रॉड होने वाला है और वो चीज उसने कम्युनिकेट करी, तो इसको बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? अगला होता है मिस्टेक। मिस्टेक जानते हो, गलती से मिस्टेक, मतलब बाय मिस्टेक हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए दोनों लोग, बाय मिस्टेक। क्लियर? तो फ्री कंसेंट समझ में आया कि 5 चीजें ना हो तो उस कंसेंट को क्या बोलेंगे, फ्री कंसेंट। मतलब फ्री कंसेंट को पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ये कहा गया है कि 5 चीजें जिसमें ना हो उस कंसेंट को फ्री कंसेंट बोलेंगे। सबसे पहले कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? मिस्टेक नहीं? हाँ, तो सेक्शन 10 की कंडीशन हम पढ़ रहे थे, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगला क्या है, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कंपिटेंट होना चाहिए, मतलब कि पहला होगा इसमें मेजर होना चाहिए। मेजर कौन? 18+ होना चाहिए। तुम लोग मेजर हो? नहीं। आगे अगला क्या है, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसके सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल क्लियर हो। दूसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब लॉ के द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, कि तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा डिस्क्वालीफाई किया गया है तब भी वो कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, आओ एक कॉन्ट्रैक्ट करें ऐसे करके हैं, ऐसे कर लोगे? छोटे बच्चे पकड़ा, चल के हम तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, तुम हमें एक्सेप्टेंस दो, 2 रुपए पकड़ा है, काम करा लिया, ऐसा कोई कोर्ट में मानेगा ये बात? क्यों?
अभी तुम ही लोग 11th-12th में हो, तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माना जाएगा वो? क्योंकि बच्चे होते हो, सोचने समझने की क्षमता होती नहीं है। होती है? बताओ, होती है? अपनी बेइज्जती करोगे, हाँ बोलोगे तो इसलिए कोई आ ही नहीं बोल रहा है। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। जैसे हमने बताया कि स्पेशल 26 बना दे क्लास को, तो ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफर दे रहे हैं, हम ऑफर दें कि चलो पूरी क्लास को कि लखनऊ में जो है अलग अलग जगह पे एक एक इंसान को लोकेट कर देते हैं, और रात में 6 बजे के बाद शाम को सब लोग जो भी उस सुनसान गली में निकलेगा, पॉकेट मार के सब लोग हमें रिपोर्ट करेंगे। हम प्रोफेसर बन गए तुम लोगों के। प्रोफेसर समझे ना? किसके? क्लास के नहीं, टास्क के। हाँ, टास्क के प्रोफेसर बन गए। तुम लोगों को पूरी नॉलेज ट्रेनिंग सब दे रहे हैं कि कैसे पॉकेट मारना है, समझ लो, कैसे पूरी स्ट्रांग बनाया तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक एक जगह लोकेट कर दिया। तुम लोग हमको पैसा ला के दिए, उसके बाद तुम्हारा भी शेयर उसमें देना था, तुमको मंथली सैलरी कुछ भी, हमने देने से मना कर दिया। क्या तुम जाके कोर्ट में हमारे खिलाफ केस कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल नहीं है, इसीलिए इसको हम कोर्ट में ले ही नहीं जा सकते। समझ में आया? कितना सिंपल है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई काम जो पहले से ही वाइड डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ये काम नहीं कर सकते हो, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो वो आप नहीं कर सकते। ये थी आपकी सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशंस, कि मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब ये कुछ हैं कंडीशंस जो कि आपकी क्या बोलते हैं, एसेंशियल सेक्शन 10 में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टी होनी चाहिए। विदाउट 2 पार्टीज के आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे कि खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे? खुद से जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड। खुद ही से देखते हो कुछ लोग रोड पे खड़े होके खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि उससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। आगे लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब रिटेन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, बोलो। कायदे से क्लियर हो, समझे? कायदे से क्लियर नहीं हुआ तो हो नहीं पाएगा। कायदे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब होता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सेम थिंग पे सेम सेंस में दोनों लोग एक दूसरे की बात समझ रहे हो। जैसे कि हम तुमसे कह रहे हैं, हम मेरा घर खरीदोगे, हमारे पास 2 घर हैं, एक यहाँ है, गांव में, ठीक है। हम कौन सा घर बेच रहे हैं ये हम तुमको कन्वे करेंगे ना, बताएंगे कि क्या मेरा गांव वाला घर 2 करोड़ में खरीदोगे या मेरा शहर वाला घर 2 करोड़ में खरीदोगे। ऐसे करके आपको ऑफर देंगे। पता चले हमने कहा घर खरीदोगे, आपने सोचा ये शहर वाला बेच रहे हो, हम गाँव वाला बेच रहे हो, तो क्या दोनों लोगों का माइंड एक ही चीज पे जो है एग्री कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझ में आया? नहीं आया? अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चांद तारे तोड़ के लाना। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है? होता है, बहुत होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब इन्हीं की हल्का हल्का इनको एक्सप्लेन किया गया, पढ़ लो एक बार, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तब तो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। ऐसे करके होता नहीं है।
एक चीज़ और कि अगर लॉ में डेली तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे डेली डेली, तो लॉ तुम्हारी ये समझ लो चली जाएगी। समझ रहे हो? सारे सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं। हाँ, लॉ को तो स्पेशल अटेंशन देनी है। अगर लॉ को स्पेशल अटेंशन नहीं दी, गुस्सा हो जाती है, कहती हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम हम पे ध्यान नहीं देते हो, तुम दूसरों पे ध्यान देते रहते हो, मतलब जो है मैथ पढ़ते रहते हो, अकाउंट पढ़ते रहते हो, हम हैं ही कौन तुम्हारे। समझ रहे हो? ऐसे करके लॉ बोल, लॉ अगर रूठ गई एक बार तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि बाकी अकाउंट के एमसीक्यू में डिजिट आई है, सब निकाल लोगे कैलकुलेटर पे, लॉ के कंफ्यूजिंग होते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तब तक लॉ में तुम याद नहीं होंगी चीजें, तब तक लॉ में तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही केयरफुली डेली स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। देखो इसमें सब लिखा हुआ है कि लीगल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट में मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। जो हमने लिखा बताया वही सब लिखा हुआ है। इसमें भी फ्री कंसेंट में भी लिखा हुआ है वो कंसेंट जिनमें 5 चीजें ना हो: कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। है कोई दिक्कत? और क्या हल्के में लिए हो तुम? क्या मिस्टेक में? हाँ, तो और क्या? समझ में आया? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को एक बार फिर से समझाइए प्लीज। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर हम इंटेंसली तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें अकाउंट भी पढ़ा देंगे, हमको पहले से पता है कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हमको तो वो फ्रॉड हुआ कि हम इंटेंसली तुमसे झूठ बोल रहे हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन, हमको पहले से खुद नहीं पता है कि अकाउंट हम पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, हमने तुमसे बोल दिया, और पीछे से हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जिससे हम ना पढ़ा पाए, हो सकता है ऐसा, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या? कंटिजेंटल होता है हाँ, समथिंग लाइक दैट ही होगा कि थोड़ा बहुत होता है। बाकी डिटेल में जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे फ्री कंसेंट वाला, अभी तो हमने केवल मीनिंग बताई है, आगे तो इनका इफेक्ट भी बताना पड़ेगा कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें। अरे भयंकर है कॉन्ट्रैक्ट में, चिंता ना करो, मज़ा आएगा। जितनी मौज मस्ती तुम लोगों ने कर ली है ना, अब क्लास अगर एक दिन की क्लास तुमने वो नहीं की है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कह रहे हैं हम मैजिक से रेनफॉल करा देंगे, हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता, जादूगर कराते नहीं? लीगल फॉर्मेलिटीज रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, समझ में आया होगा। तो ये बेसिक था, एक बार फिर से पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। क्या हुआ अक्षर? या कोई ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है क्या उधर? हैं? क्यों अश्विन, गोला कब जा रहे हो? 4 को? क्या है 4? अच्छा, 2 दिन के लिए?
5 को यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जा सकते हो, मिस कर दो। मतलब ये समझ लो कि साल में एक बार। कोई था पिछली बार? नहीं था। अच्छा तो उसके बाद आई हो। तुम अगर थोड़ा सा पहले आ जाती हो, थोड़ा सा पहले अगर आ जाती ना, तो तुम अब तक तुम इंटर पढ़ रही होती। क्यों सर बार बार गिल्ट ना फील, नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला। अब सर गिल्ट मत फील कर। क्यों? और ये सब ऐसा नहीं खाली हम पढ़ा के छोड़ रहे हैं, इनको याद भी करना है डे बाई डे। समझ लो, सबको याद होने चाहिए सारे टर्म। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है, सारे टर्म तुम्हारे जो है माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बेटा फोन नहीं चलाना है, मिट्टी। जमा हो जाता है फोन सबमिट यहाँ पे, पता है? नहीं पता है? पता है ना, कर ले सबमिट तुम्हारा। पीटीएफ। एक स्टूडेंट बैठा था यहाँ पे, इंटरमीडिएट का टेस्ट दे रहा था, उसका फ़ोन हमने ले लिया। हमने कहा कुछ नहीं करेंगे, खाली जो तुम्हारे टैब खुले हैं जितने, सब हम पब्लिकली दिखाएंगे। समझ लो, तुरंत रिक्वेस्ट करने लगा, सर 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 रहने दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। क्योंकि वो टेस्ट के टाइम पे टेस्ट पेपर खुला था, उसमें से पीडीएफ होता है, वो दूसरे टाइप से बच्चे वो दूसरा कुछ खोल लेते हैं। हमने देखा उंगली चलती हुई, जैसे ही फ़ोन पे उंगली चल रही, मतलब फ़ोन चल रहा है, पीडीएफ नहीं चल रही है। समझ लो, तुरंत हमने ऐसे ले लिया फ़ोन। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखो, आज जैसे कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तुमको ऐसे समझाते हैं, है ना? हाँ, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कोअर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है कि एक पर्सन से जोर जबरदस्ती से कुछ करवाया गया, तो एक पार्टी क्या होगी, एग्रीव्ड इसमें होगी, एक पार्टी पीड़ित होगी, जिसको एग्रीव्ड बोलेंगे। तो एग्रीव्ड पार्टी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर वो एक्सेप्ट करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, तो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल चलता रहेगा, और अगर वो रिजेक्ट कर रही तो जो भी उससे बेनिफिट हुए हैं वो उसको वापस करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है या तो रिस्टोर किया जा सकता है, मतलब सेम चलते रहने दिया जा सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना पढ़ लो। अब इसमें चैप्टर्स बचे हैं, जैसे ऑफर अलग चैप्टर, एक्सेप्टेंस अलग चैप्टर, कंसिडरेशन अलग चैप्टर, ऐसे करके इसमें होंगे 25-30 और क्या छोटे हैं, सिर्फ 25-30 हैं। अच्छा पिछली बार वाला तुम्हारे पास फ्रंट पेज है ना? पिछली बार तो अलग फ्रंट पेज था बुक का, इस बार हमने चेंज कर दिया सब। चलो यहाँ तक करो फिर, ठीक है? बाकी कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो, बाकी कल कराया जाएगा, चैप्टर से, क्योंकि